राम राम सभी को। तो आज हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हम सेल मेम्ब्रेन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होती है क्या नहीं होती, इसकी फंक्शनिंग क्या है और इसकी किसकी बनी हुई होती है ना। तो हम आज बात करेंगे कि इस सेल मेम्ब्रेन के अगर अक्रॉस हमें किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो पहली चीज जो इसमें देखनी होगी हमें, जो याद रखने वाली चीज है या जानने वाली चीज है, वो है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, सेमी परमेबिलिटी होती है। इसकी क्या होती है, सेमी परमिएबिलिटी। अब एक जो शब्द लिखा है सेमी परमेबिलिटी, ये इसका क्या मतलब है। इस जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी वो सेमी परमेबल होती है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये ना कुछ लिमिटेड यानी कि स्पेसिफिक चीजों को ही अलाउ करेगी कि वो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक्स वाई जेड ये तीन एलिमेंट्स हैं, तीन सब्सटेंस हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन इन तीनों को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इनमें से कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजों को ही अलाउ करेगी। यानी कि जैसे मान चलो इसने एक्स को कर दिया, वाई को नहीं किया, जेड को नहीं किया, तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक हो गया भाई, सिर्फ इसी के लिए ये अलाउमेंट दे रही कि आप इसी से आप सिर्फ आप ही जा सकते हो इसके अक्रॉस। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सेमी परमेबिलिटी कैपेबिलिटी। ये सिर्फ किसके पास होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास होती है। ठीक है, और ये बेनिफिशियल क्यों है, बेनिफिशियल इसलिए है कि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीजें आपके लिए हार्मफुल होती हैं, जो सेल के अंदर नहीं जा सकती हैं, तो इनको ये अलाउ नहीं करती कि भाई आप सेल के जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है उसके लिए आप हेल्दी नहीं हो, तो इनको क्या करती है, उनको ये अंदर एंटर करने ही नहीं देती है। लेकिन कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जो ये अलाउ नहीं करती है, लेकिन वो जरूरी भी होती है सेल के लिए। उनका सेल के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो उनका फिर उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उनका ट्रांसपोर्ट आगे अलग अलग मेथड से होगा, वो हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहली चीज तो यही थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है। कैसे होती है, सेमी परमेबल। और सेमी परमेबल का मतलब कि वो कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करती है जो उसको क्या कर दे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। ठीक है, ये किसका मतलब होता है, सेमी परमेबिलिटी का मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट की, जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो दो तरह से होता है सेल के अंदर। किन तरह से होता है, दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। और इन दो ट्रांसपोर्ट में जो आपका आता है, पहला आता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दो ट्रांसपोर्ट मेथड होते हैं जो किसमें यूज होते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अगर सेल के अक्रॉस क्रॉस करना हो तो उसके अंदर ये दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इनमें से जो हम पहले बात करेंगे, हम बात करेंगे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की। इसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट की, अगर मैं बात करूं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा ना, इसके अंदर भी तीन चीजें आती हैं जो हम डिस्कस करनी होती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। इसके अंदर भी तीन मेथड आते हैं, तीन प्रोसेस आती हैं। पहली जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। पहली प्रोसेस डिफ्यूजन। अगर मैं बात करूं दूसरी प्रोसेस की, तो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अभी इन सारे पार्टों के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, तो इतना भी घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड की बात करूं तो होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, थर्ड क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो ये तीनों चीजें, ये तो शायद आप अभी पढ़ रहे हो, लेकिन इसकी जो डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस है ये आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके होंगे ना, केमिस्ट्री या बायो में। वहां पे इसको बताया जाता है कि डिफ्यूजन कैसे होती है ना। इसका एग्जांपल ट्वेल्थ में इसका एग्जांपल दिया जाता है कि एक गिलास में जब चीनी मिला दो तो चीनी घुलती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है घुलने के लिए, उसमें वो इसका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है वो। ठीक है, ये आगे बताएंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, सेल में किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, ये तो चलो इसका टाइप हो गई, इसके अंदर हमें प्रोसेस पढ़नी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप प्रोसेस छोड़ दो, पहले मुझे यही बता दो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो आप उसको क्या कहोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर कोई सब्सटेंस, एलिमेंट या फिर सब्सटेंस
डाउन इट्स कंसंट्रेशन, इस वर्ड पे ध्यान देना, डाउन इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होगी किसके अंदर, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो अपनी डाउन कंसंट्रेशन पे जाएगी, यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कैसे जाएगी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये होता है डाउन इट्स कंसंट्रेशन का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, अप इट्स कंसंट्रेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डाउन इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो उसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि ये इट्स अप इट्स कंसंट्रेशन चला जाता है। इसमें तो डाउन इट्स कंसंट्रेशन जा रहा है ना, इसमें आ जाएगा अप इट कंसंट्रेशन, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये हायर टू लोअर जा रहा है ना, हायर टू लोअर जा रहा है। तो जब आप किसी ऊंची चीज से, ऊंचाई से नीचे आते हो तो आपको क्या अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती है ना। अगर मैं आपको एक ढलान पे ले जाके धक्का मार दूं तो आपको अपनी बॉडी की एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो आपकी ग्रेविटी के फोर्स से खुद ब खुद चली जाएगी, है ना। तो इसमें भी, यानी कि इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या नहीं होता, नो यूज ऑफ एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहली चीज क्या होती है, ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है, जैसे हम बोलते हैं डाउन इट कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या होती है, नो यूज ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया, ये किसके अंदर होता है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, अब इसमें बात करूं मैं, अगर मैं बात करता हूं कि भाई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की, तो ये तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मैं चलूं किसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर, किसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर। इसका हमने पहले पार्ट क्या देखा था, डिफ्यूजन देखा था, है ना। मैं इसको हटा देता हूं यहां से, मैं बात करता हूं किसकी, डिफ्यूजन प्रोसेस की। इसके अंदर हमें 3 प्रोसेस पढ़नी थी, तो पहली प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन प्रोसेस की, इसमें क्या, देखो चीज तो वही होनी है, क्या, हायर टू लोअर जाएगा, ये मैंडेटरी है तीनों प्रोसेस में, चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो, चाहे ऑस्मोसिस हो। कहां से जाएगा, हायर टू लोअर, क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं इसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या कहता है, डाउन इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और जब हायर से लोअर कोई चीज जाएगी तो किसका यूज नहीं होगा, एनर्जी का यूज नहीं होगा। और एनर्जी की फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी चीज है जो क्या पे हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या, कि हमारी जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी क्या, कि वो लिपिड्स की बनी हुई है ना, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड। ये हमने किसमें पढ़ी थी, जब मैंने आपको सेल यूनिट स्टार्ट करवाई थी, स्टार्टिंग में सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें बेसिक स्टार्ट किया, जो 1 घंटे की वीडियो थी, उसके अंदर आपको बताया था कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बायफॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनती है ना। अब इसमें ये भी बताया था कि ये किसके, अगर लिपिड की बनी है तो ये अपने क्रॉस किसको जाने देगी, लिपिड को जाने देगी, या फिर लिपिड सॉल्युबल्स को जाने देगी। ठीक है भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये लिपिड्स की बनी हुई है, बायफॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो जब इसमें से किसी चीज को क्रॉस करना होगा तो ये उन्हीं चीजों को अलाउ करेगी ना जिसकी ये बनी हुई है, यानी कि लिपिड्स की। या तो लिपिड्स को अलाउ करेगी या फिर ऐसे सब्सटेंस को अलाउ करेगी जो क्या हो, लिपिड में डिजोल्व सॉल्युबल हो। मान जब मैं कोई चीज लिपिड में मिलाता हूं तो वो डिजोल्व, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, उसे बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल या लिपिड डिजोल्व सब्सटेंस। तो इन दोनों को ही अलाउ करेगी, है ना। अब मैं बोलता हूँ वाटर, कि भाई एक वाटर है, वाटर को अलाउ करेगी ये, बताओ, तुम खुद सोचो, वाटर को अलाउ करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने जब इसको पढ़ा था तो इसमें क्या था, ये टेल्स था,
टेल और हेड वाला सीन ध्यान आ रहा है? जो हेड थे वो थे आपके क्या, हाइड्रोफिलिक, यानी कि इनको पानी से प्यार था, तो जहां जहां हेड होंगे वहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, पानी प्रेजेंट होगा। लेकिन जो टेल थी, जो अंदर की साइड थी, वो क्या थी, हाइड्रोफोबिक, उन्हें पानी से नफरत थी, वो अपने उसके पास पानी प्रेजेंट नहीं होगा। तो अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी टेल प्रेजेंट है, और टेल क्या है आपकी, हाइड्रोफोबिक है, तो पानी को क्रॉस नहीं होने देगी। अब इसको, अब यहाँ पे जो डिफिजन की बात करते हैं, तो डिफिजन मेरे पास दो सब्सटेंस आ गए, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ डिफिजन की, तो डिफिजन में मान लो मेरे पास भाई दो सब्सटेंस आ चुके हैं। अब वो दो सब्सटेंस कैसे हैं, उनमें से दो सब्सटेंस में से जो पहला है वो है लिपिड सॉल्युबल। कैसा है, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। और दूसरा है जो आपका है वो कैसा है, वाटर सॉल्युबल है। कैसा है, वाटर सॉल्युबल। प्लीज जो बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं उनको इग्नोर करना, ठीक है। सोसाइटी का है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल्स हैं इसमें आपके क्या आते हैं, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, CO2 आ गई, कोई फैटी एसिड हो गया, ये क्या होते हैं आपके लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं। तो जो लिपिड है वो तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा भाई, क्योंकि वो लिपिड की बनी हुई है। दिक्कत किसकी है हमारे साथ, वाटर सॉल्युबल्स की। अब वाटर सॉल्युबल्स क्या है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है आपके वाटर सॉल्युबल्स हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल्स, अगर मैं इनको वाटर में भी डिजोल्व नहीं करता हूँ, सिवाय सिर्फ सोडियम को ही अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजूं तो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ना तो सोडियम लिपिड का बना हुआ है, और दूसरी चीज ना ही सोडियम क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, तो ये क्रॉस नहीं होगा। तो इनके लिए मुझे क्या चाहिए, इनके लिए मुझे चाहिए चैनल, एक चैनल चाहिए मुझे जो क्या हो। अब एक मिनट रुको, इसको थोड़ा रफ करके फिर आपको डायग्राम बना के फिर दिखाता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चैनल चाहिए। और चैनल किसके बीच में चाहिए, मान चलो ये आपकी क्या है, यहाँ पे हम एक प्लाज्मा सेल बना लेते हैं, ये इधर हेड हो गए, इस साइड इसके बीच में टेल हो गई, ठीक है, ये चीज है ना। अब बीच वाली टेल किसकी बनी हुई है आपकी, ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हीटिंग है, यही है ना। अब और ये बनी किसकी है, ये पूरी लेयर बनी है लिपिड्स की। किसकी बनी है, लिपिड्स की। यानी कि मेरा जितना भी लिपिड का कंटेंट है, जो लिपिड है या फिर लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड है या फिर लिपिड सॉल्युबल है, तो ये तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि भाई बनी बाय लिपिड की लेयर की है, तो आराम से चला जाएगा। लेकिन मेरी दिक्कत जो मसला है वो किसका है, इन साहब का मसला है मेरा, वाटर सॉल्विंग का, ठीक है। तो अब वाटर जो सॉरी ये वाटर हीटिंग लिखा हुआ है, मेरा मसला है वाटर सॉल्युबल चीजों का, जो पानी में घुल जाती हैं, जो लिपिड में नहीं घुलती हैं, ठीक है। अब मुझे इनको भाई क्रॉस तो करना है ना, सोडियम सेल के लिए जरूरी होता है, पोटाशियम भी सेल के लिए जरूरी होता है, सारे जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे क्या होते हैं, सेल के लिए नेसेसरी होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने एक चैनल बनाएंगे, यहाँ से एक चैनल बनाएंगे ऐसे, इसके बीच से होते हुए, ठीक है। इस चैनल के बीच में क्या होगा, पानी प्रेजेंट होगा, यानी कि वाटर प्रेजेंट होगा। इस चैनल के बीच में क्या होगा, आपका वाटर होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो भाई, अगर कोई रास्ता जा रहा है और आपको पाइप निकालना है इधर उधर से, तो क्या करते हो, पाइप रास्ते के ऊपर से डाल देते थे या नहीं, एक ऐसा टनल बनाते हो ना, रास्ते के नीचे से थोड़ा सा टनल बनाते हो, जिससे रास्ते को भी दिक्कत ना हो और आपका भी काम हो जाए, है ना। तो हमने क्या बनाया, एक चैनल बना दिया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में चैनल बनाने का मकसद क्या है, कि भाई जो वाटर हीटिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम उनको पानी दे ही नहीं रहे हैं, है ना। उसके बीच में से पानी थोड़ी क्रॉस कर रहे हैं, हमने एक चैनल बना दिया, एक रास्ता बना दिया, जिसमें क्या नहीं है, आपकी टेल्स नहीं है, ठीक है। और इस चैनल में हमने क्या रख दिया, पानी रख दिया। पानी क्यों रख दिया, क्योंकि हमें वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स को क्रॉस करवाना है, समझ में आया। तो इस चैनल के अंदर, अब इस चैनल का नाम क्या होता है, ठीक है, जो चैनल वाटर सॉल्युबल चीजों को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उस चैनल का नाम होता है एक्वापोरिन चैनल, ठीक है। या तो एक्वापोरिन चैनल कहूं मैं, या पोर्स कहूं, पोर्स नहीं कहूंगा, चैनल ही कहूंगा, क्योंकि ये बड़ा है ना। पोर्स तो कोई ऐसा होता है, कोई मेम्ब्रेन में ऐसा कोई होल हो, उसको मैं पोर्स बोलूंगा, इसको मैं चैनल ही बोलूंगा, कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा रहा है,
ठीक है। तो जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं वो करेंगे इस चैनल में यहाँ से एंट्री होंगे और इस चैनल के अंदर से होते हुए अंदर जाके सेल में निकल जाएंगे। समझ में आ गया? ये होता है डिफ्यूजन के अंदर। डिफ्यूजन के अंदर दो, अब जो मेन चीज होती है वो क्या होती है भाई, देखो अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं मान के चलो मेरे पास में यहाँ पे 5 ml कोई लिक्विड था। जो मेन डिफरेंस अब आगे जाके आएगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में जो आपको कंफ्यूज करेगा उसको मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ कि मेरे मान चलो मेरे पास 5 ml लिक्विड है और मुझे इसमें डिफ्यूज करवाना है अक्रॉस द सेल। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, प्लाज्मा सेल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके यहाँ पे जो ये वाला कंटेंट है पूरा मेरा सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ इंट्रा सेलुलर बोल देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा सेलुलर। और जो इसके बाहर वाला है, सेल से बाहर वाला है, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, वो एनवायरनमेंट जो सेल के अंदर हो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर और वो एनवायरनमेंट जो सेल से बाहर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। आगे जाके जब फ्लूइड की बात करेंगे तो जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड किसके अंदर कहां प्रेजेंट होगा, सेल से बाहर प्रेजेंट होगा, बाहर वाले एनवायरनमेंट, उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास 5 ml लिक्विड है, मुझे इसको डिफ्यूज करवाना है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज करवाना है। तो क्या करूंगा, तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस वो क्या करेगी, यहां से स्टार्ट करेगी धीरे धीरे धीरे। अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो आसानी से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाटर सॉल्युबल लिक्विड है तो ये जाएगा एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू, एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये आता है कि डिफ्यूजन क्या करेगा, पूरे 5 ml को यहां से उठाएगा और यहां डाल देगा। ठीक है, बाहर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, खाली हो गया। क्यों, इसने यहां क्यों डाला, हमारी जो डिफ्यूजन होती है किस पे काम करती है, हायर कंसंट्रेशन। भाई बाहर 5 ml लिक्विड था, अंदर 0 था, 0 ml था, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और हायर से लोअर जब जाएगी तो 5 ml कहाँ है, बाहर ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर में, और 0 ml कहाँ है, जो कम है वो कहाँ है आपका इंट्रासेलुलर में। तो डिफ्यूजन क्या करेगा, यहां से 5 ml को उठाएगा और यहाँ पे डिफ्यूज कर देगा, यहाँ पे कर देगा 5 ml। समझ में आया? ये होता है डिफ्यूजन के अंदर। अगर अब ऑस्मोसिस में आगे देखता हूँ ना, यहाँ बताऊंगा फिर ऑस्मोसिस में आगे, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ऑस्मोसिस में ज्यादा इतना कुछ है नहीं। ऑस्मोसिस में क्या होगा कि यही चीज होगी जो आपके जो हम पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो ऑस्मोसिस पढ़ेंगे उसके अंदर भी सेम चीज होगी। ठीक है, अब वो क्या करेगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वो भी जाएगी, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी भाई, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से ना पूरा। डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस की, किसकी, ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है सर, मतलब जो डिफरेंस है, दिक्कत नहीं सॉरी, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि डिफ्यूजन के अंदर तो हम पढ़ रहे थे जैसे 5 ml था, पूरा 5 का 5 ml कहाँ चला गया, लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया था, 0 हो गया था। ठीक है, अगर बात करी जाए ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या करता है, मान चलो यहाँ पे 6 ml लिक्विड था, ठीक है, और यहाँ पे खाली था, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 3 ml उठाएगा, यहां डाल देगा और 3 ml बाहर रख देगा। टोटल 6 ml था, उसने 3 ml यहां छोड़ा और 3 ml यहां ले गया, यानी कि इसने इक्विलिब्रियम सेट कर दिया। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, जो अंदर वाले माहौल में भी 3 ml दे दिया और बाहर वाले माहौल में भी 3 ml दे दिया, तो दोनों के पास क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। जब इनर साइड यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो इक्वल हो जाए किसके, इंट्रा सेलुलर के। ठीक है, ये कौन करवाता है, आपका ऑस्मोसिस करवाता है, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये क्या करेगा कि बाहर वाले जो पार्ट है वो अंदर वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा ऑस्मोसिस करता है वो किसकी तरफ काम करता है, इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए। समझ में आ गया? ये डिफरेंस होता है आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर। डिफ्यूजन क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हायर कंसंट्रेशन में जो भी सब्सटेंस था वो 0 ना हो जाए, उसी जो कंसंट्रेशन में बिल्कुल खत्म ना हो जाए, और जो इंटर यानी कि जो लोअर कंसंट्रेशन वाला एरिया था वहां पे जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो बढ़ ना जाए, वो तब तक काम करेगा डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस कब तक काम करेगा, ऑस्मोसिस तब तक काम करेगा जब तक क्या होगा, बाहर और अंदर इक्वल चीजें ना हो जाए। समझ में आया? ये कौन काम करता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसमें भी ना एक आगे चीज एक
चीज आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी प्रेशर क्या होता है बताओ? जैसे मान के चलो, मैं दो एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक बर्तन लिया पूरा, ठीक है, और इसमें एक पेपर लगा दिया, ठीक है, और इसी पेपर में मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद कर दिए। समझ में आया? अब जो इधर की साइड है ना, इसकी जो आपकी एक साइड है, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, लेकिन इसमें जो इसमें अब डिजोल्व करूंगा शुगर। क्या करूंगा? शुगर। और इसमें जो शुगर डिजोल्व किया ना, मैंने 5 स्पून या 5 ग्राम कर देता हूँ, चलो 5 स्पून छोड़ो, 5 ग्राम मैंने डिजोल्व कर दी, ठीक है। और जो साइड वाला है इसमें भी सेम वाटर है, समझ में आया? जो साइड वाला है उसमें भी सेम क्या है? सेम वाटर है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो इसके अंदर क्या, जो शुगर मैंने डिजोल्व की थी वो मैंने कितनी कर दी? 10 ग्राम कर दी। कितनी कर दी? 10 ग्राम कर दी। यानी कि ये वाला कंसंट्रेटेड हो गया और ये वाला डाइल्यूट हो गया, कि भाई इसमें कम है ना, लिक्विड तो सेम है दोनों में, सॉल्वेंट तो सेम है, लेकिन जो मेरा सॉल्यूट है, जो मैंने मिलाया है वो ज्यादा है, इधर 5 है और इधर 10 है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो इसके अंदर मैंने शुगर मिलाई है ना, इसका जो ये है, जो इसका पार्टिकल है वो इतना बड़ा है कि इस पोर से क्रॉस नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अब ऑस्मोसिस क्या करेगी? ऑस्मोसिस को भाई ये चीज इक्वल करनी है ना, ऑस्मोसिस इक्वल करनी है। उसने क्या, ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादा मीठा है ना, ये ज्यादा स्वीट है और ये कम स्वीट है ना। अब ऑस्मोसिस क्या करेगी? देखो, ऑस्मोसिस करेगी भाई शुगर का पार्टिकल तो तब खींच नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भाई पार्टिकल बड़ा है और पोर्स छोटे हैं, है ना। तो अब वो क्या करेगी कि ये जो आपका क्या था, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड ना, ज्यादा मीठा था, और ये क्या था? कम मीठा था, है ना। तो अब वो क्या करेगी कि यहां से पानी उठाएगी, सॉरी ऊपर से नहीं जाएगा, जाएगा इधर ही से, ठीक है, यहां से पानी उठाएगी और इसमें डाल देगी। समझ में आ गया? देखो, ये इसमें पानी ज्यादा था, मीठा कम था, इसमें पानी उतना ही था, बस दिक्कत क्या थी? मीठा ज्यादा था। तो उसने क्या किया? देखो, शुगर को तो वो घटा बढ़ा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि पोर्स छोटे हैं और शुगर का पार्टिकल जो पार्ट है वो उसका साइज बड़ा है। तो उसने क्या किया कि ठीक है, ये ज्यादा मीठा है ना, तो उसमें पानी ऐड कर देता हूँ। तो जब पानी ऐड करोगे तो कम मीठा हो जाएगा। जैसे आप लस्सी बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, उसमें क्या करते हो? चीनी घोलते हो, ज्यादा मीठा हो तो क्या करते हो? चीनी बाहर निकाल लेते हो क्या? नहीं निकालते ना, उसमें पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा वो एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो उसका जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। तो ऑस्मोसिस भी क्या करेगी कि अब इसमें से पानी खींचेगी इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ पानी खींचा, और जब तक ये जो इसका जो कांस्टेंट है वो इसके बराबर ना हो जाए, जब तक ये चलता रहेगा। और जो ये पानी खींच रही है ना अपनी तरफ, जो फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, फिर मैं बता देता हूं कि जब आप किसी भी चीज को इक्वलाइज करवाते हो और उसमें क्या आता है, जैसे मान लो इसमें 10 ग्राम शुगर थी, इसमें 5 ग्राम शुगर थी, तो अब हम शुगर को तो एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, उतना साइज का पोर नहीं था, है ना, उतने पार्ट्स का पाथवे नहीं था हमारे, जितने हम शुगर के पार्टिकल्स को मूव कर सकें। लेकिन हमारे जो पोर्स थे उससे वाटर इजीली क्रॉस हो सकता था। तो हमने क्या किया कि ठीक है, शुगर नहीं आ रहा, मत आने दो। तो हमने क्या किया कि जिस तरफ हमारी शुगर ज्यादा थी, जिस तरफ मीठा ज्यादा था, हमने उसमें क्या पानी मिला देंगे, तो जिस तरफ हमारा मीठा कम था वहां, उससे हमने क्या किया कि इससे पानी को खींच लिया इधर की तरफ, ठीक है। और जो खींचने का फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस तब तक काम करता है जब तक आपका इक्विलिब्रियम सेट ना हो जाए। और डिफ्यूजन कब तक काम करता है? जब तक हायर कंसेंट्रेशन में जितना भी मटेरियल वो कहाँ चला जाए, लोअर कंसेंट्रेशन में चला जाए। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। चलो, अब एक आपका रहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होता है?
फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे हमने बात की थी किसकी, आपके पार्टिकल्स की बात की थी जो लिपिड सॉल्युबल्स थे और आपके वाटर सॉल्युबल्स थे। तो जो लिपिड सॉल्युबल्स थे वो तो आसानी से चले जाएंगे, है ना, और जो वाटर सॉल्युबल्स हैं उनके लिए हमने चैनल बता दिया, एक्वापोरिन चैनल। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको, जो होते तो वाटर सॉल्युबल्स हैं, लेकिन सेल्स को वो चाहिए बिल्कुल रॉ फॉर्म में, वो डिजोल्व फॉर्म में नहीं चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दूं तो ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड, ये सारे क्या है आपके, जो ग्लूकोज है वो वाटर सॉल्युबल है ना। अब आप बोलोगे सर इसको वाटर सॉल्युबल डिजोल्व कर दो और भेज दो एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू, है ना, भेज सकता हूं। लेकिन सेल क्या कह रही है, मुझे ये रॉ चाहिए, कच्चा चाहिए, मुझे नहीं, मैं इसको नहीं चाहती कि आप इसे पानी में मिला के दो, मुझे ये बिल्कुल रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप क्या करोगे भाई, पानी में तो मिला नहीं सकते अब, क्योंकि उसने मना कर दिया, सेल को नहीं चाहिए उस फॉर्म में। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी ना, जैसे आपको मैंने एक्वापोरिन का चैनल बताया था, सेम वैसे ही कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर ना प्रोटीन, ये जो चैनल्स है ना, ये चैनल्स किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन चैनल्स क्या करेंगे, एक रास्ता दे देंगे ना, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं। फैसिलिटेट का मतलब है किसी चीज को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन होगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी, एक पाथवे के थ्रू होगी, जो फैसिलिटेट करवाया किसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। और ये किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो इसके थ्रू जितना भी आपका पार्टिकल जाएगा वो कहलाता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे एक पाथवे प्रोवाइड करवा देते हो, उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन है तो कहां जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पूरी कंप्लीट हायर कंसंट्रेशन जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। समझ में आया, ये होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब किसकी बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना, मैंने जैसे पहले बताया था, जब मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट शुरू किया तो ये जाता है अप इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब देखो, किसी चीज को नीचे से ऊपर जाना है तो भाई एनर्जी तो लगेगी। तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, एनर्जी कंज्यूमेबल होता है। इसमें हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है, एनर्जी की फॉर्म आपकी एटीपी होती है। और ये कैसे जाता है, अप इट्स कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। समझ में आ गया, ये क्या होता है, किसके अंदर होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, जैसे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर 3 चीजें पढ़ी थी ना, वैसे ही हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो चीजें होती है ना, ये ये ना किसी चैनल के थ्रू ही होंगी। ठीक है, ये लिपिड को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे कि भाई ये एनर्जी लगा के लोअर टू हायर जा रही है, तो ये लिपिड को मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करेगी। इसके लिए ना कुछ मीडियम होगा। ठीक है, तो जो मीडियम होगा ना, जैसे मैंने मान चलो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके थ्रू क्रॉस कर रही है, तो ये जो चैनल है ना, ये चैनल एक टाइम पे एक ही चीज को क्रॉस करवा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये 2 चैनल्स है, 3 चैनल्स है। ठीक है, और मेरे पास ये सोडियम का हो गया, ये पोटाशियम का हो गया, ये कैल्शियम का हो गया। ठीक है, तो जो चैनल है ना, ये चैनल ये सिर्फ पोटाशियम को ही लेके जाएगा, ना कि सोडियम को। ठीक है, और जो सोडियम वाला एलिमेंट है उसको कौन लेके जाएगा, सिर्फ सोडियम वाला लेके जाएगा। और एक टाइम पे ये एक एलिमेंट को ही क्रॉस करवा सकता है। ठीक है, ऐसे मान के चलो मेरे पास ये 3 जो है क्या है, तीनों ही सोडियम के हैं, तो मैं एक साथ पे कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करवा सकता हूं, 3।
भाई एक सोडियम तो इससे चला गया, एक सोडियम इससे चला गया, एक सोडियम इससे चला गया, तीनों को क्रॉस करवा सकते हो ना। तो एक टाइम पे मैं जितने एलिमेंट्स को जितने चैनल्स के थ्रू क्रॉस करवा सकता हूं, जैसे मान चलो यहाँ पे 3 चैनल थे और मैंने एक टाइम पे कितने को करवा दिया, 3, तो ये मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। समझ में आया कि भाई मैंने एक टाइम पे कितने चीजों को, जितनी ज्यादा चीजों को मैं ट्रांसपोर्ट करवा सकता हूं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। तो मैंने एक टाइम पे कितने को करवा दिया, 3 को, तो ये मेरा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एक टाइम पे 3 ही एलिमेंट क्रॉस करवा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं करवा सकता। समझ में आया। ये किसके अंदर होता है, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। और इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक आपका होता है आपका सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, पहला। दूसरा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। 2 चीजें होती हैं इसके अंदर, पहली आपका सोडियम पोटाशियम पंप, दूसरा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब सोडियम पोटाशियम पंप क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो उसका नाम सुनो, वो क्या कह रहा है, क्या कहा है उसने, सोडियम। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, है ना, हमारी स्क्रीन छोटी है तो उसके लिए सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा सेल मेम्ब्रेन के जो थ्रू एक्सचेंज होगा वो किसका होगा, उसने खुद कहा है, एक तो सोडियम का होगा और दूसरा पोटाशियम का होगा। ये 2 भाई उसने नाम में कहा है ना, सोडियम पोटाशियम पंप, है ना। अब इसके अंदर ना ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ इन पंप्स के थ्रू सिर्फ सोडियम का है और पोटाशियम का एक्सचेंज होगा, और चीजों का हो सकता है, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमाइनो, इनको ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली किसके लिए होते हैं, सोडियम और पोटाशियम के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे मान चलो ये आपका सेल है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ भाई, यहां से देख लेना, हेडिंग के लिए यहां पे लिख देता हूँ सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये सेल है, ये मैंने यहाँ पे सेल बना दी, ठीक है। इस वाले को मान लो आप इंट्रासेलुलर और इस वाले को मान लो एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ऊपर वाला हिस्सा है जो आपका पूरा जो हिस्सा है, मैं स्क्रीन में 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आपका, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, आपका इंट्रा सेलुलर है, ठीक है। तो जो बाहर प्रेजेंट होता है ना, वो प्रेजेंट होता है सोडियम। अगर मैं बोलूं जो सेल के बाहर है वो क्या है, सोडियम है, क्या है, सोडियम, ठीक है। और जो अंदर प्रेजेंट है सेल के वो है आपका पोटाशियम, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कैटाइन है, क्या है, कैटाइन। पोटाशियम भी सोडियम भी कैटाइन है और पोटाशियम भी कैटाइन है। तो जो कैटाइन कहां प्रेजेंट हो, इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर कैटाइन। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, इंट्रासेलुलर कैटाइन। और जो कैटाइन एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट हो वो क्या बन जाएगा, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन। तो सोडियम क्या है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है, जो कहां पाया जाता है, सेल से बाहर पाया जाता है। और जो पोटाशियम वो क्या है आपका, इंट्रासेलुलर कैटाइन है, जो कहां पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इनको ध्यान रखना। ये जो मेजरली पाया जाता है सोडियम कहां पाया जाता है, सेल के बाहर पाया जाता है। और ज्यादा अमाउंट में अगर मैं पोटाशियम की बात करूं तो कहां पाया जाता है, आपके सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और यही रिलेशन आपको ना आगे, आप जो आगे पूरी अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाते हो, हॉस्पिटल एरिया में जाते हो, तो वहां पे भी जब कोई चीजें एक्सचेंज होंगी ना, बात चले अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो हमेशा ध्यान रखना, जब जब सोडियम और पोटाशियम की बात आएगी तो ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अगर मैं बोलूं कि सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है तो इसके एक्सचेंज में पोटाशियम सेल से बाहर जाएगा, समझ में आ गया ना। ये कभी भी बॉडी में एक साथ नहीं रह सकते। अगर मैं बोलता हूं कि सोडियम पोटाशियम का एक्सचेंज करवाना है तो आप ये नहीं कर सकते कि सर सोडियम को भी अंदर ले लो और पोटाशियम को भी अंदर ले लो, नहीं, हमेशा ये एक्सचेंज होता है। अगर सोडियम बाहर जा रहा है तो पोटाशियम अंदर आएगा, और अगर पोटाशियम बाहर जा रहा है तो सोडियम अंदर आएगा, समझ में आया। तो अब क्या होगा कि जो इनकी जो अमाउंट है ना वो कैसे होगी भाई, ये कुछ सोडियम यहाँ पे पड़ा है और कुछ पोटाशियम यहाँ पे पड़ा है, यानी कि अनइक्वल है। अभी भी ये इक्वल नहीं है कि बाहर जितना सोडियम है वो इक्वल हो अंदर के लिए और अंदर जितना पोटाशियम वो इक्वल हो, नहीं, ये अनइक्वल है।
और इसी अनइक्वल को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करती है कि इनका एक्सचेंज करवाएगी, यानी पोटाशियम को बाहर भेजेगी और सोडियम को अंदर भेजेगी। ठीक है, या फिर उसे जरूरत पड़ रही है कि बाहर पोटाशियम कम पड़ रहा है तो अंदर से पोटाशियम लेना है ना। माने चलो भाई मेरे एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हुआ, पोटाशियम का जो लेवल था वो लो हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा छोड़ो, हम इंट्रा सेलुलर की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए पूरी थ्योरी बतानी पड़ेगी, पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा सर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सेल के अंदर की बात करते हैं तो अंदर की बात है तो सबको आसानी से समझ में आ जाती है। तो मैं बात करता हूँ इंट्रा सेलुलर कंटेंट की। तो मेरे पास जो सेल का अंदर वाला माहौल था उसमें पोटाशियम किसी कमी हो रही है, सोडियम की कमी हो रही है। किसी कमी हो रही है, सोडियम की। और मुझे पता है कि सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट है। तो सेल क्या करेगी, इस सोडियम को अंदर ले लेगी, अंदर लेगी ना। लेकिन इसके लिए ना एक पंप चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर सॉल्युबल्स हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है, तो इसको आसानी से क्रॉस नहीं होने देगी। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम पंप्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, पंप्स यूज करते हैं। चैनल सीधर होता है ना, यहाँ पे मैंने एक पंप लगा दिया, यहाँ पे पंप लगा दिया। और एक काम करते हैं, इस पंप को हम ड्रॉ करते हैं किससे, रेड मार्कर से। ये आपका एक पंप यहाँ पे हो गया और एक पंप यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये पंप क्या करेंगे ना कि ये ना, एक तो होता है कि ट्रांसपोर्ट होना कि ठीक है आराम से, एक होता है प्रेशर के साथ ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, तो जब जैसे ही सोडियम की लेवल अंदर कम हुआ तो प्रेशर से सोडियम क्या करेगा, अंदर खींचेगा। अब मैंने जिसमें ना अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सोडियम अगर अंदर जा रहा है तो बाहर क्या जाएगा, पोटाशियम। पोटाशियम बाहर आ गया, समझ में आया। ये होता है सोडियम पोटाशियम पंप के अंदर। हर सेल इस पंप को यूज करती है, हर सेल, क्योंकि हर सेल को सोडियम की जरूरत है, हर सेल को पोटाशियम की जरूरत है। अब जैसे जैसे सोडियम बाहर, पोटाशियम बाहर जा रहा था तो आपके अब इंट्रासेलुलर में पोटाशियम की कमी हो गई, कमी होगी ना। तो क्या करेगा, पोटाशियम को अंदर लेगा और सोडियम को बाहर फेंक देगा। तो सोडियम अपनी जगह पे चला जाएगा, पोटाशियम अपनी जगह पे आ जाएगा। और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए पंप ऐसे ही काम करता रहता है। समझ में आया, सोडियम पोटाशियम पंप। आगे जाके जब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, अगर मैं बात करूं या अगर आपको मसल्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है ना, तो यही पंप फिर से काम आता है। और जब सोडियम और पोटाशियम का एक्सचेंज होगा तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इनके एक्सचेंज से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यही पे एनर्जी क्या करवाएगी, आपको जाके काम करवाएगी। तो उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसके बारे में, एक्शन पोटेंशियल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मसल्स के अंदर जाके, जब मसल्स के अंदर आप कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे। दूसरी चीज, एक्शन पोटेंशियल आप पढ़ते हो नर्वस सिस्टम के अंदर जाके। जब नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपको जैसे मान चलो आपको कोई मैसेज ट्रिगर करना है, मैंने अपनी बॉडी को यहाँ टच किया तो मैं यहाँ पे मेरे शोल्डर पे कुछ टच हो रहा है, मेरे ब्रेन को पता चल रहा है। ये तो ये किसके थ्रू जाता है, एक मैसेज जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू। यहाँ से जो न्यूरॉन्स था वो मैसेज लेके गए मेरे ब्रेन तक। तो ये मैसेज जा रहा है ना, कन्वे हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होना। ठीक है, और वो एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जब आपके मेम्ब्रेन्स के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन्स के बीच में एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटाशियम के। आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये किसके अंदर होता है आपका, सोडियम पोटाशियम पंप्स के अंदर। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम एक चीज पढ़ चुके हैं, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, दूसरा आता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या आता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब बल्क ट्रांसपोर्ट देखो वो खुद कह रहा है, बल्क का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें कोई चीज है और उसको कहां करना है, ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अक्रॉस। तो वो कैसे होगा, जो बल्क ट्रांसपोर्ट होगा ना वो दो चीजों के, जो दो प्रोसेस के थ्रू होता है। पहली प्रोसेस होती है पिनोसाइटोसिस और दूसरी होती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। अब जो पिनोसाइटोसिस है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग यानी सेल कोई चीज, किसी चीज को ड्रिंक करेगी, किसी चीज को पिएगी। अगर हम बात करूं फैगोसाइटिक की, तो इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। तो आपकी जो सेल फैगोसाइटोसिस है वो क्या करती है, किसी चीज को, सेल को खा जाती है, इनगल्फ कर लेती है ना,
इनगल्फ कर लेती है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जब किसी चीज को इनगल्फ करती है इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और जो चीज इसको करती है फैगोसाइटोसिस को करती है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, जिसके अंदर आपके मैक्रोफेजेस आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जो आपको बाहर किसी भी एंटीजन जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो बीमारी कॉज करने से बचाती है। ठीक है, दो चीजें होता है, पिनोसाइटोसिस और आपका फैगोसाइटोसिस। अगर मैं बात करूं पिनोसाइटोसिस की, तो पिनोसाइटोसिस क्या करता है? अगर मैं बात करूं पिनोसाइटोसिस, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलो आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया, ठीक है, और एंटीजन आके कहां मिक्स हो गया? प्लाज्मा में मिक्स हो गया, लिक्विड है ना, तो अब बॉडी क्या करेगी? पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल भेजेगी और वो सेल क्या करेगी? इस सारे लिक्विड को ड्रिंक कर लेगी अपने अंदर। ठीक है, तो एंटीजन किस में मिक्स था इस लिक्विड में मिक्स था, और इस लिक्विड को किसने इनगल्फ कर लिया? इस सेल ने पी लिया। ठीक है, तो सारा एंटीजन कहां चला गया? आपके सेल के अंदर, और ये सेल इसी में एंजाइम्स रिलीज करेगी, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे? इसी एंटीजन पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। हमारी बॉडी बच गई, क्योंकि जो एंटीजन था उसको किसने ड्रिंक कर लिया? इस सेल ने, क्योंकि वो किस में मिक्स था? लिक्विड में मिक्स था। इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैगोसाइटोसिस की, किसकी? फैगोसाइटोसिस। तो ये होता है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, अगर मैं दूसरा बोल दो इनगल्फिंग। इनगल्फिंग समझ में आया? क्या बोलते हैं हम इसको? यानी निगल जाना। अब जो आपका फैगोसाइटोसिस होता है ना, ये लार्ज चीजों पे होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेल है और ये ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई, तो इसके जो फ्रेगमेंट्स निकलेंगे ना, इनको इनगल्फ कौन करेगा? इनको जो मैनेजमेंट करने वाली चीज वो कौन करेगी? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होंगे। मैक्रोफेज आएगी और इस लार्ज फ्रेगमेंट को इनगल्फ कर लेगी, और जैसे ही वो इसको इनगल्फ करेगी ना, मान चलो ये आपका क्या था? कोई फ्रेगमेंट था, ठीक है, ये सेल है, ये सेल आई, इस सेल ने क्या किया? इसको इनगल्फ कर लिया, इसको इनगल्फ कर लिया। देखो ये सेल थी, ये इसको इनगल्फ कर रही है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ था, जैसे इस सेल के अंदर जाएगा तो ऐसे बाउंड करेगी, और जब अंदर चली जाएगी तो ये अंदर एक्स आ गया, फ्रेगमेंट आ गया ना। अब ये जो है ना एक मेम्ब्रेन में बंधा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल। ठीक है, और इसी वैक्यूल के सरफेस पे प्रेजेंट हो जाता है आपका लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे, यहां से एंजाइम निकालेंगे जो अंदर जाके इस फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपकी बॉडी को बचा लेंगे। सुन में आया? अगर किसी ने लाइजोसोम वाला फंक्शन नहीं देखा है तो मैंने वीडियो डाली थी राइबोसोम्स वाली, उसके अंदर चले जाना, उसके अंदर इसका फंक्शन बताया हुआ है लाइजोसोम्स का। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, पहली पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इससे पहले भी हमने पढ़ी थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी वो कैसी है? सेमी परमेबल है। कैसी है? सेमी परमेबल। और सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक चीजों को ही अलाउ करती है अपने अंदर से क्रॉस होने में। इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लेके जाता है, जिसमें हमें एनर्जी की यूज नहीं होती है। इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस बता दिया है। दूसरा पढ़ा था हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि अब इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, और इसमें क्या यूज होती है? एनर्जी यूज होती है। इसके अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी, क्या? आपका सोडियम पोटाशियम पंप, और दूसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो उस चीज को रिवाइंड करके देखो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लो, वापस उसको देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो चैनल्स आपको बता रखे हैं, यूट्यूब कमेंट्स में पूछ लो, आपके हमारे MV नर्सिंग डेस्क चैनल पे आके पूछ लो, मैसेज कर दो, हम उसका रिजॉल्व